हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कंपनी अकाउंट्स का वीडियो नंबर 11 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे फोर फीचर एंड री इशू का, ठीक है। तो पहले बहुत डिटेल में मैं इस वीडियो के अंदर पूरा कंसेप्ट बताऊंगा क्या होता है फोर फीचर और री इशू, और फिर हम लोग आगे वाले वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले तुम एक पॉइंट समझना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड फोरफिट। जो फोर फीचर वर्ड है ना, जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा फोर फीचर, तो ये जो वर्ड है ये बना है फ्रॉम द वर्ड फॉरफिट। और अगर मैं फॉरफिट की स्पेलिंग बोलूं तो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ फॉरफिट, FORFEIT। अब फॉरफिट वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत इंग्लिश वर्ड है और इसका मतलब होता है कैंसिल कर देना। फॉरफिट मतलब क्या होता है, कैंसिल कर देना, ठीक है। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है, बहुत सिंपल सी बात करना, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट। मेरी बात समझे। फोर फीचर का कंसेप्ट होता है सिंपल कैंसलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट। अब आपको लग सकता है सर क्या कंसेप्ट है, देखो मैं थोड़ा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, समझना मेरी बात। मैंने क्या किया, एक क्लासरूम बनाया। मेरे एक क्लासरूम है और मैंने उस क्लासरूम के अंदर 10 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया। ये 10 स्टूडेंट्स की मेरी सीट बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बच्चे इस क्लासरूम में बैठ सकते हैं। मैंने एक क्लासरूम बनाया और उसमें एडमिशन ओपन किया। कितने बच्चों का, मैंने बोला इस क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, एडमिशन ओपन किया 10 बच्चों के लिए। बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैंने इनको बोला कि जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे ना, तब आप, और मान लो मेरी टोटल फीस थी 10,000 रुपीज। मैंने क्या बोला, मेरी टोटल फीस कितनी है, 10,000 रुपीज। अब मैंने क्लासरूम के अंदर 10 बच्चों के लिए एडमिशन ओपन किया और मेरी जो टोटल फीस थी वो थी 10,000 रुपीज, ठीक है। और मैंने इनको ये बोला आपको जो पेमेंट करना है ना, वो 5,000 का पेमेंट तो एप्लीकेशन पे करना है जो जनवरी के मंथ में होगा। 3,000 का पेमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट है, ये मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है, ये मार्च में भरनी है तुमको। और जो आखिरी 2,000 है, तीसरी इंस्टॉलमेंट, वो आपको भरनी है इन द मंथ ऑफ मे। मेरी बात समझे आप ध्यान से। मैंने क्या बोला कि एडमिशन ओपन किया कितने बच्चों का, मैंने 10 बच्चों का, और फीस बोली टोटल फीस 10,000 रुपए है। पहली इंस्टॉलमेंट 5,000 की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 3,000 की है और तीसरी इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपए की है। ये अलग अलग मैंने इंस्टॉलमेंट बना दी इनकी। और मैंने बोला आप जब मेरे को अप्लाई करोगे ना, तब आपको हर बच्चे को कितने रुपए देने, 5,000 रुपए देने, ठीक है। पहले एग्जाम्पल समझना, फिर फॉरफिट वाला कंसेप्ट अच्छे से समझा दूंगा। अब इन 10 बच्चों ने क्या किया, और मेरा कोर्स चलना था मान लो जनवरी से लेकर सितंबर तक। जो कोर्स था वो कब से कब तक चलेगा बच्चों, जनवरी से सितंबर। जनवरी स्टार्ट किया और सितंबर में एंड हो जाएगा। अब हर बच्चे ने क्या किया, 10 बच्चों ने मेरे को अप्लाई किया, मैंने ओपन ही 10 के लिए किया था। मान लो मेरे को एप्लीकेशन 12 बच्चों ने दी। मेरे को एप्लीकेशन कितने बच्चों ने दी, 12 ने। और 12 जनों ने मेरे को 5,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। मतलब बताओ पूरा टोटल पेमेंट आया कितना मेरे पास में, 60,000 का मेरे पास टोटल पेमेंट रिसीव हुआ। अब 12 स्टूडेंट्स ने मेरे को 5,000 का पेमेंट किया, मतलब टोटल पेमेंट आया 60,000 का। तो मैंने मान लो 2 को रिजेक्ट कर दिया, मैं 2 को मना कर दिया, भैया आपका एडमिशन नहीं हो सकता, और 10,000 रुपए उनको मैंने रिफंड कर दिए। 2 बच्चों के 5,000 रुपए एक बच्चे का, उनको रिफंड कर दिया। और अब 10 को मैं एडमिशन कैरी ऑन करूंगा। मैं 10 का एडमिशन कैरी ऑन करने को रेडी हूं। तो मेरा एग्जांपल समझे ना, मैंने एडमिशन ओपन किया था 10 बच्चों के लिए, एडमिशन लेने आए 12 बच्चे, और एक बच्चे ने 5,000 रुपए का एडमिशन फॉर्म फीस दी, 60,000 रुपए आ गए। 2 ने एंड में, मैंने 2 को मना कर दिया और 10 को मैंने कंफर्म एडमिशन दे दिया। मैं फॉरफिट का पूरा कंसेप्ट आपको इससे लिंक करके बता दूंगा, तुमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्रॉमिस कर रहा हूं, पक्का समझ में आ जाएगा। बस एंड तक बने रहना मेरे साथ में। अब मेरे को आप एक बात बताओ कि मेरे को ये जो 10 बच्चों ने 5,000 रुपये का एडमिशन पैसा दिया, मेरे पास जनवरी के महीने में आ गए कितने रुपए, 50। तो 10 बच्चों ने मेरे को जनवरी के मंथ में 50,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। अब एडमिशन हो गया और मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया।
उनका एडमिशन हो गया और मैंने कोर्स स्टार्ट किया। जनवरी मैंने पढ़ाया, फरवरी मैंने पढ़ाया। आई हैव टॉट द स्टूडेंट इन जनवरी एंड आई हैव टॉट द स्टूडेंट इन फेब्रवरी। अब मैं क्या करूंगा, मार्च जैसे चालू हुआ, मान लो 1 मार्च की डेट आई, मैंने कहा एक काम करो सब लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेकर आना। 1 मार्च की डेट आई और मैंने सबको क्या बोला, किनको, इन 10 को, इन 2 को तो पहले मना कर चुका हूं मैं। इन 10 को मैंने बोला एक काम करना, अब सब लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा करा देना और 10 मार्च तक हर बच्चा सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा करवा देना। क्या बोला, 10 मार्च तक हर बच्चा क्या करना, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा करा देना। अब इन 10 में से मान लो 8 बच्चों ने मेरे को सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी। इन 10 में से क्या हुआ, 8 बच्चों ने मेरे को सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी और 2 बच्चे थे, मान लो एक तो था, लेट से ये 2 बच्चे थे, ठीक है, ये 2 बच्चे थे, एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। मैंने फोटो बना दिया राम और श्याम का, और इन दोनों ने मेरे को सेकेंड इंस्टॉलमेंट अभी तक जमा नहीं करवाई। 10 मार्च की डेट आई, अब मैंने सबने जमा करा दी और इन दोनों ने जमा नहीं कराई। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया भैया मेरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा करा दो, इनने जमा नहीं कराई। अब रिक्वेस्ट करते 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 मान लो 15 मार्च की डेट आ गई, मैंने फिर बोला सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा करा दो, जमा नहीं कराई। 20 मार्च की डेट आई, तब तक इनने सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराई। इनने बोला सर हम थोड़े टाइम में देंगे, ऐसे करके मेरे को लटका रहे हैं रेगुलर। अब आ गया अप्रैल का महीना और अभी तक इनने सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराई और ये मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अब अप्रैल भी इनने जैसे तैसे निकाल दिया, रोज बोले सर कल देंगे, ये परेशानी है घर में, पापा की तबीयत खराब है, मम्मी की तबीयत खराब है, कोरोना हो गया, दुकान नहीं चल रही, ऐसे करके इनने मेरा टाइम निकाल दिया। और ऐसे करते करते आ गई मान लो 20 अप्रैल की डेट। अब मेरे को पता है यार, अब मेरा किसका इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया, थर्ड इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया। तो मैंने इनको स्ट्रिक्टली बोला भैया देखो तुम मेरी फीस जमा कराओगे नहीं कराओगे। इन्हें बोला सर हम तो सारा पैसा जून में देंगे। अब एक तरीका तो मेरे पास क्या है कि मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट मंगवाऊं और ये मेरे को जून में दोनों इंस्टॉलमेंट दे दें, और एक तरीका है मैं इनको मना कर दूं, नहीं तुम एक काम करना कल से मत आना। फॉरफिट मतलब क्या होता है, मैं क्या करता हूं किसी भी जने को कैंसिल कर देता हूं ड्यू टू नॉन पेमेंट। उसने पैसा नहीं दिया और मैं उसको कैंसिल कर देता हूं। अभी आप मेरी बात समझना, अगर मैं राम और श्याम को मना कर देता हूं भैया आप कल से मत आना, तो इसका मतलब मैंने उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया। और क्या कारण से एडमिशन कैंसिल किया, क्योंकि उन्होंने मेरे को टाइम से फीस नहीं भरी। अब और राम और श्याम बड़े चतुर आदमी थे, चतुर मतलब बहुत चालाक लोग थे। उनने मेरे को 20 अप्रैल को बोला ठीक है सर हमको कल से नहीं आना है, एक काम करो आप, हमने जो है 5,000 रुपये जमा करा है ना ये हमको रिफंड कर दो। वो 20 अप्रैल को मेरे को क्या बोलते हैं, हम लोग कल से नहीं आएंगे, अपनी शक्ल भी आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन हमने जो है 5,000 रुपये जमा कराए ना ये आप क्या कर दो, हमको रिफंड कर दो। अब आप बताओ, जैसे ही वो बोलेंगे मेरे को रिफंड करो, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या कमेंट, क्या करना चाहिए, मेरे को रिफंड करना चाहिए क्या। तो मान लो मेरे को ऐसा बोला, मेरी शक्ल एकदम से ऐसी हो गई, मैंने ऐसी आंखें बड़ी बड़ी कर ली, ये मेरा फोटो नहीं बना रहा हूं, बता रहा हूं, अगर जिस पर्सन को ऐसा बोला और मैं ऐसा उदास हो गया, और उदास होने के बाद मेरे को थोड़ा इसके ऊपर गुस्सा आया, मैं थोड़ा गुस्सा किया मैंने। अब मैंने कहा भैया एक तो तुम इतने टाइम से पढ़ रहे हो और ये जो तुमने पैसा जमा कराया ये भी तुम रिफंड मान रहे हो। मैंने कहा रिफंड तो हमारे यहाँ नहीं होता, मैं तुम जाओ न कहीं और पढ़ो। और मैंने दोनों को हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। अब आप मेरी बात समझना, मेरे सामने प्रॉब्लम क्या आई, मेरे सामने प्रॉब्लम आई, जो बैच को मैंने सोचा था कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं, उसमें से 2 जनों को मेरे को बीच में ही निकालना पड़ गया क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया। और अब मैं कितने से कैरी कर रहा हूं, 8 से कैरी कर रहा हूं। मतलब समझो मैं यहां से बस लेके निकला था डेस्टिनेशन 1 से, मेरे को पहुंचना था डेस्टिनेशन 3 पे, और बीच में 2 बच्चे उतर गए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। अब मेरे सामने प्रॉब्लम ये है कि मेरे को मेरे डेस्टिनेशन पे 8 को तो लेके जाना पड़ेगा, मैं ये थोड़ा ना बोल सकता इन 8 को क्योंकि 2 ने छोड़ दिया इसलिए बैच क्लोज कर रहा हूं। तो मतलब अब ऐसी सिचुएशन है कि मेरे को अब इन 8 से बैच चलाना पड़ेगा और 2 सीटें खाली रहेगी मेरे पास में। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या मैं ये वाला पैसा जो इन्हें दिया वो रिफंड करूंगा क्या। तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या रिफंड होगा क्या। तो आप सब लोग बोलोगे नहीं सर किस बात का रिफंड होगा, रिफंड क्यों करेंगे, नो देयर वुड बी नो रिफंड। तो ये ध्यान रखना। अब मैं क्या बोलता हूं, अब मैं अगर ऐसा बोलूं कि यार इनने मेरे को 10,000 रुपए जो दिए थे
जो दोनों बच्चों ने मेरे को एडमिशन पे राम और श्याम ने 5,000 इंटू 2 10,000 रुपये दिए थे, ये मेरे को आ भी गए और मेरे को पढ़ाना भी नहीं है, तो मैं कहता हूं ये तो मेरा प्रॉफिट है। आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट कैसे? उन 2 सीट पे आपको मिलने कितने थे? एक सीट का 10,000 रुपये मिलना था, आपको एक सीट का अभी तक मिला ही कितना है? सिर्फ एक सीट का मिला ही 5,000 रुपये, तो प्रॉफिट तो है नहीं। अब आप प्रॉफिट बोलोगे सर ये तो प्रॉफिट इसलिए क्योंकि आपको दोनों को पढ़ाना नहीं पड़ रहा, तो बच्चों बाकी 8 को तो पढ़ाना पड़ रहा है ना मेरे को, और मैं 2 को रिफंड किया था कि ये 2 एडमिशन हो जाए मेरे यहां। तो बहुत सिंपल लॉजिक से तुम समझना, अल्टीमेट हुआ क्या था कि 2 बच्चे राम और श्याम ने मेरा पेमेंट नहीं किया था, और राम और श्याम ने क्योंकि मेरा पेमेंट नहीं किया था तो मैंने इनको पैसा रिफंड कर दिया, और रिफंड करने पे जो मेरे को इन दोनों ने मिलकर 10,000 रुपए दिए थे, इसने मेरे को 5,000 रुपए दिए थे, इसने मेरे को 5,000 दिए थे, जो मिलाकर के मेरे पास 10,000 रुपए आए थे, ये मैं रिफंड तो नहीं करूंगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। बोलिए ये मेरे पांव पड़ जाए, मैं पैसा रिफंड तो करने वाला नहीं हूं। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा? मेरा टारगेट रहेगा राम श्याम को तो छोड़ो, आगे बढ़ो, जिंदगी में आगे बढ़ना नेसेसिटी है। 8 बच्चे रह गए, 2 खाली हो गए, ये 2 सीट को अब 20 अप्रैल को 2 सीट खाली हो गई है। अभी भी चलना सितंबर तक है, अभी भी चलना, कोर्स कब खत्म होगा? सितंबर। तो कोशिश करो ये 2 सीट वापस किसी और जने को बेच दो, मतलब वापस तुम नए मुर्गे ढूंढो। नए मुर्गे मतलब ऐसा मत समझना, नए मुर्गे, नए स्टूडेंट ढूंढो। कुछ कमेंट मत लिख देना सर ये ऐसे कैसे बोल रहे हो। बच्चों मैं तुम्हारे को समझाने के लिए बोल रहा हूं, मतलब मैं सीधी सी बात ये कोशिश करूंगा ना, क्योंकि बैच को तो चलाना है, तो ये 2 सीट को वापस किसी और को बेचूं मैं। अब ऑब्वियस सी बात है 20 अप्रैल आ गया, तो मैं चाहूं अगर मेरे को 10,000 रुपए मिल जाएं, तो 10,000 रुपए तो मिलेंगे नहीं अनटिल नेक्स की मेरी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं हो मार्केट में कि मैं ब्लैक में बिक रहा हूं। ब्लैक मतलब लोग मेरे यहां लाइन लगाए खड़े हैं, अगर लाइन लगाए खड़े हैं तो मैंने कहा 2 जाए, 2 और नए आएंगे, तो 10 में चीज छोड़ो, अपन तो 15 में बेचेंगे, ऐसा भी हो सकता है। बट सर्टेनली होगा क्या कि अगर मेरे को जनरल केस में क्या होगा, अगर कोई बच्चे ने 20 अप्रैल को ज्वाइन किया और उसको चलना है सितंबर तक, तो वो बोलेगा यार 10,000 रुपए मैं क्यों दूं। मान लो मेरे को 2 लोग और मिल गए, लेट से एक तो मिल गया मोहन और एक मिल गए सोहन, ये 22 अप्रैल को मेरे को मिले, ये इनका दोनों का फोटो बना दिया मैंने, और ये एडमिशन लेने को तैयार है इस बैच में। ये बोलते हैं हाँ ठीक है सर हमको पढ़ना है, हम एडमिशन लेने को तैयार है। लेकिन ये मोहन और अब ये मोहन और सोहन को ये थोड़ा ना कहानी बताऊंगा कि राम और श्याम मेरे यहां पे थे, वो छोड़ के चले गए इसलिए सीट खाली हुई, ये सब कहानी इनको थोड़ा ना बतानी है मेरे को तो इनको बोलना है भैया 2 सीट खाली है, तुमको चाहिए क्या, बोलो एक साथ पैसा दो, बोलो कितना पैसा दोगे। अब मोहन और सोहन बोलते हैं कि देखो आधा सेशन निकल गया, एक काम करो आप 7-7 हजार में हमको ये सीट बेच दो। मोहन भी देगा 7,000 और सोहन भी देगा 7,000 रुपए। अब मेरे दिमाग में आया कि यार मेरे को 10,000 रुपये आने चाहिए थे, मैं साथ में क्यों बेचूं। मैंने कहा नहीं भाई साथ में तो नहीं बिकेगी। इन्होंने कहा देखो देना हो तो दो वरना मत दो। अब मेरे एक ऑप्शन तो है कि हाँ मैं बोलूं यार चलो ले लो और मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि मेरे माइंड में तो है कि साथ में मोहन ने लिया और 5 पहले ही राम देके चला गया, 5 पहले ही शाम देके चला गया, तो जिसके आने 10 चाहिए थे मेरे पास तो 12,000 रुपए आ गए। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, मोहन सोहन मेरे को ये बोले एक काम करो सर थोड़ा डिस्काउंट करो, तो मैंने कहा मेरे को किसी भी तरह बेचना है। अगर मेरी डिमांड बहुत अच्छी है, मतलब बिना कुछ करे आ रहे हैं, ऐसे 10 लोग आ गए मेरे सामने, तो बोलूंगा भैया मैं तो 12,000 बेचूंगा, लेना हो तो लो वरना मत लो। लेकिन अगर मेरे को डिस्काउंट करना पड़े तो मोहन सोहन बोल रहे सर साथ में भी नहीं, हम तो थोड़ा और कम करो। तो मैंने कहा काम करो 6 में लो। 6 में भी अगर मैं सीट को बेच देता हूं, 6 + 5 पहले आए हुए हैं, 11,000 रुपए आ रहे हैं मेरे पास, फिर भी 1,000 का फायदा है। बोले और कम करो, तो मैंने कहा लास्ट कर सकता हूं 5 से नीचे तो नहीं दे सकते क्योंकि पहले वाले ने 5,000 रुपए दिए भाई, 5 से नीचे कैसे बेचूंगा। मैक्सिमम डिस्काउंट इस सीट पे कितना दे सकता हूं, मेरे को 10,000 आने थे, 5 पहले वाला दे गया तो मैक्सिमम 5,000 का डिस्काउंट और दे सकता हूं मैं। बोले हमको 4,000 में चाहिए, हम उसको भी टाटा बाय बाय कर देंगे, 4 में तो नहीं बेच सकते हम। तो आप एक बात समझना कि जब भी क्या होता है, अब तुम्हारे माइंड में आ सकता है सर क्या 10 की चीज 12 में नहीं बिक सकती। मैं बोल रहा हूं बच्चों बिक सकती है, मैंने मना नहीं किया, पर डिमांड होनी चाहिए। और आपकी डिमांड बहुत अच्छी है, आपको लगता है मैं तो 12 में बेच दूंगा, चीज चलेगी तो बेचो। लेकिन जनरल केस में नॉर्मली री इश्यू, इसका मतलब होता है हमने शेयर को दोबारा बेच दिया, हमने उस सीट को दोबारा बेच दिया। पहला मैंने बताया था राम और श्याम को निकालने का मतलब होता है फॉरफिट करना, मतलब कैंसिल करना, पैसा नहीं दिया इसलिए। और दोबारा बेचने का मतलब होता है हमने शेयर को क्या कर लिया, री इशू कर दिया। दोबारा बेचने का मतलब होता है हमने शेयर को क्या कर दिया, री इशू कर दिया।
अब ये ध्यान रखना, जब भी मैं शेयर को री इशू करूंगा तो डिस्काउंट कितना दूंगा, जितना पहले आ चुका है उससे ज्यादा डिस्काउंट तो कैसे दूंगा मैं, आई ना बात समझ में। और हो सकता है मेरे को री इशू पे क्या है, या तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूं, अगर मैं 5,000 का डिस्काउंट दूंगा, 10 आने थे, 5,000 ये दे रहे हैं, 5,000 पहले आ गए, या फिर मैं क्या कमाऊंगा, प्रॉफिट लॉस में तो काम नहीं कर सकता मैं। तो सीट के आने 10 थे, मान लो 12 आ गए तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट तभी बुक करना है जब वापस सीटें क्या हो गई, सेल हो गई। तुम ऐसा नहीं कह सकते सर राम शाम को तो पढ़ाया नहीं और सीटें नहीं बिकी तो 10,000 रुपए प्रॉफिट है, नहीं। प्रॉफिट तो तब होगा जब मेरे को मिनिमम 10,000 रुपए है। अगर राम शाम को मैंने नहीं पढ़ाया और वो चले गए छोड़ के और वापस नए मोहन सोहन नहीं मिले मेरे को, ये खाली सीटें जाए, तो ये प्रॉफिट नहीं है, एक तरह से लॉस है फिर मेरा। तो फोरफीचर वर्ड का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर फॉर नॉन पेमेंट, और री इशू मतलब होता है कि मैंने उन सीट को दोबारा बेच दिया। अब मेरी बात समझना, मेरे को उन सीट पे आने 10 थे और मान लो अगर वो 7 में बिक जाती, 7 में सेल आउट हो जाती, तो 7 मोहन ने दिए, 5 पहले आ गए, तो टोटल आज 12,000 गए ना। तो 12,000 आ गए, जबकि आने कितने थे, 10,000। तो ये जो मेरा 2,000 प्रॉफिट होता है ना, फिर इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस वुड बी नोन एज कैपिटल रिजर्व। मतलब ये ध्यान रखना, यहां पर मैंने आपको 3 टर्म बताए। एक तो बताया फोरफीचर, फोरफीचर मतलब होता है कैंसिलेशन नॉन पेमेंट के लिए। एक बताया री इशू, री इशू मतलब होता है शेयर को दोबारा बेच देना। और एक बताया कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व मतलब होता है प्रॉफिट री इशू पे। मतलब मैंने शेयर को 10 की चीज को अब 12 आ रहे हैं टोटल, तो अब तुम ये मत बोलना सर 7 ये वाले और 5 पुराने वाले, वो भी रिफंड थोड़ी ना करने मेरे को। तो वो जो 2,000 है इसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। अब हम लोग जो अकाउंटिंग सीखेंगे वो फोरफीचर और री इशू की अकाउंटिंग सीखेंगे, कि फोरफीचर और री इशू पे अकाउंटिंग कैसे होती है, वो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। कंसेप्ट समझ आया, अभी क्वेश्चन करेंगे तब धीरे 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 पूरा अच्छे से क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। पहले मैं इस वीडियो में अकाउंटिंग का पूरा पार्ट तुमको बता देता हूं, फिर आगे वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अकाउंटिंग एंट्रीज बता देता हूं, आगे वाले वीडियो में तुमको अकाउंटिंग पूरा कैसे होता है क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं वो। अब बच्चों ध्यान देना, देखो फोरफीचर केस में एंट्री कैसे होगी, मैं केस लेके समझा रहा हूं, फिर मैं आपको नोटिंग करा दूंगा एक बार, ठीक है ना। या पहले एक बार एक बेसिक नोटिंग कर लो, फोरफीचर होता क्या है, फिर मैं एंट्री समझाता हूं। तो फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर हेडिंग लगाना, और फोरफीचर मीनिंग, ठीक है। इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी। इसका मतलब होता है कैंसिल करना शेयर्स को, क्या कारण से, नॉन पेमेंट अलॉटमेंट का या कॉल मनी का। तो फोरफीचर मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी। ड्यू टू फोरफीचर नॉर्मली कंपनी कैंसल द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी कैंसल, ये ध्यान देना, अभी मैं आगे तुमको समझाने वाला हूं क्या केस है, ठीक है ना। ड्यू टू फोरफीचर नॉर्मली कंपनी कैंसल द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज क्रिएटेड, एंट्री में समझाऊंगा। हाउएवर द अमाउंट रिसीव बाय कंपनी फॉर शेयर कैपिटल इज नॉट रिफंडेड, लेकिन कंपनी और शेयर कैपिटल के लिए अमाउंट रिसीव किया उसको रिफंड नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी। फोरफीचर कारण नॉर्मली कंपनी कैंसल द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच हैज बीन क्रिएटेड, हाउ द अमाउंट रिसीव बाय कंपनी फॉर शेयर कैपिटल इज नॉट रिफंडेड। अब अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है, तो ध्यान से मेरी बात समझना, मैं एंट्री के पहले एक लॉजिक बता देता हूं। मान लो एक कंपनी है जिसने शेयर को इशू किया था फेस वैल्यू पे 10 रुपए पे, 3 रुपए का पेमेंट एप्लीकेशन पे था, 4 का अलॉटमेंट पे था और 3 रुपए का कॉल पे था। मान लो इस कंपनी ने इशू किए थे मिस्टर ए को 200 शेयर, 200 शेयर इशू किए थे और फॉरफिट कर दिए 200 शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ठीक है। एंड शेयर्स आर फॉरफिटेड, अभी तुम पूरा देखना, मैं केस पूरा अच्छे से समझा रहा हूं तुमको, इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, ठीक है। एक तो ये केस मैं बोल रहा हूं, और मान लो मिस्टर बी को इशू किए थे 300 शेयर, फॉरफिट किए ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है। एंड शेयर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। अब दोनों केस समझना, मैं आपको अलग अलग समझाऊंगा दोनों केस, ठीक है ना। फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल,
इशू प्राइस फेस वैल्यू 10 रुपए के बराबर है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे हो रहे हैं, 4 रुपए अलॉटमेंट पे और 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे। मिस्टर ए को अपन ने 200 शेयर अलॉटेड, दिस इज केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2। 200 शेयर अलॉट किए थे मिस्टर ए को, जो फॉरफिट हो गए ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड शेयर्स आर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। मिस्टर ए, मान लो ये था मिस्टर ए, फोटो बना दी अपन ने मिस्टर ए की। इसके पास में 200 शेयर थे, इसके पास में कितने शेयर थे? 200 शेयर। हमेशा ध्यान रखना, एप्लीकेशन तो सब लोग पे कर चुके होंगे तभी उनको शेयर मिले, वरना शेयर मिलेंगे ही नहीं। इसने हमको 3 रुपए दे दिए थे और ये जब हमने 4 रुपए मंगवाए ना, इसने 4 रुपए का पेमेंट नहीं करा। हमने इससे बहुत रिक्वेस्ट किया, भैया 4 रुपए दे दे, 4 रुपए दे दे, इसने मेरे को नहीं दिए। और हमको अल्टीमेट ये डिसाइड करना पड़ा कि इस मिस्टर ए को निकाल दो। निकाल दो मतलब इसके शेयर को क्या करो? फॉरफिट कर दो। फॉरफिट मतलब जमा कर दो। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है टिल द पॉइंट ऑफ अलॉटमेंट, कंपनी ने अभी तक बताओ कॉल्ड कितना किया वैल्यू? मतलब अगर देखा जाऊं तो मिस्टर ए के लिए कंपनी कैपिटल 3 रुपए का बना चुकी होगी। मिस्टर ए की बात करता हूं, फर्स्ट एंट्री करी होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अगली करी होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये मिस्टर ए के लिए, अपन बाकी की बात नहीं कर रहे, मिस्टर ए की बात कर रहे हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 600, शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल 600, मतलब कैपिटल एप्लीकेशन पे 600 बना होगा। अलॉटमेंट पे कंपनी ने ड्यू किया था मिस्टर ए को, एंट्री करी होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पहले ड्यू तो करेंगे, बाद में पता चलेगा मिस्टर ए ने नहीं दिया। 800 रुपए ड्यू किए, ये एंट्री कंपनी कर चुकी होगी। अपने को ये करनी नहीं है, मैं समझा रहा हूं इसलिए तुमको बता रहा हूं, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या कंपनी ने अभी तक फर्स्ट कॉल मंगवाया क्या? तो आप क्वेश्चन पढ़ो। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट इन शेयर आर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। फॉरफिट मतलब आपने मिस्टर ए को निकाल दिया। अब अलॉटमेंट के बाद ही अगर मिस्टर ए को निकाल दिया तो मिस्टर ए से अपन ने फर्स्ट कॉल तो मंगवाया ही नहीं। अब मैं यहां पर पता है तुमको 2 टर्म बताता हूं जो मैंने वीडियो नंबर 2 में बताया था। सबसे पहले बात करता हूं कॉल्ड अप वैल्यू की। इस केस में बताओ कंपनी ने कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है कंपनी की? तो आप बोलोगे सर इस केस में अगर अलॉटमेंट के बाद अपन फॉरफिट कर देते हैं तो कॉल्ड अप वैल्यू है 7 रुपए की। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 7 रुपए की। तो मेरे को एक लॉजिक समझ के बताना, मिस्टर ए का अगर मैं कैपिटल कैंसिल करूंगा, निकालना मतलब भाई अगर कोई मिस्टर ए आया, जब मिस्टर ए आया तो कैपिटल लेकर आया तो कैपिटल बनाया। अब मिस्टर ए जा रहा है तो कैपिटल हटाओ मिस्टर ए का। तो मिस्टर ए के लिए मैंने अगर अलॉटमेंट के बाद ही मैं उसको फॉरफिट कर रहा हूं, क्यों? क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है शेयर्स आर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। तो मिस्टर ए के लिए कॉल्ड अप वैल्यू है कितने की? तो आप बोलोगे सर मिस्टर ए के लिए कॉल्ड अप वैल्यू जो कैपिटल है वो कैपिटल तो सिर्फ 7 रुपए का है। मेरी बात समझे आप? मिस्टर ए के लिए जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो तो 7 रुपए की है, मतलब मिस्टर ए के लिए कैपिटल तो 7 ही क्रिएट हुआ। और उस 7 में मिस्टर ए ने 4 रुपए का पेमेंट नहीं करा। तो जो 4 का पेमेंट नहीं करा वो अलॉटमेंट कैटेगरी में चल रहा होगा या कॉल्स इन अरियर में चल रहा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अपन जब भी कैपिटल कैंसिल करते हैं, क्योंकि मिस्टर ए छोड़ के जा रहा है, जब आया था तब कैपिटल बना था और अब मिस्टर ए छोड़ के जा रहा है तो कैपिटल हटाना पड़ेगा। तो कैपिटल हमेशा ध्यान रखना अपन हटाते किससे हैं? विद द कॉल्ड अप वैल्यू। अगर आपने अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिया और फर्स्ट कॉल अभी तक मंगवाया ही नहीं तो आप कैपिटल रिमूव कितना करोगे? यहां पर 7 रुपए रिमूव करोगे। आई बात समझ में? केस नंबर 2 की जब मैं बात करता हूं, मिस्टर बी ने मेरे को 300 शेयर, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना, मिस्टर ए ने मेरे को जो 3 रुपए का पेमेंट कर दिया 200 इंटू 3, ये मैं रिफंड नहीं करूंगा। रिफंड नहीं करके ये पैसा मैं जमा कर लूंगा। और पैसा जमा करूंगा मतलब मैं बताऊं इसको कहां पे डाल दूंगा? ये वाले पैसे को मैं डालूंगा शेयर फॉरफिट अकाउंट में। कैसे डाल रहा हूं मैं आगे सिखा रहा हूं, बट तुम ध्यान रखना, वॉट एवर अमाउंट वी हैव रिसीव फॉर कैपिटल, वॉट एवर अमाउंट, जो भी अमाउंट हमारे पास कैपिटल के लिए आया वो हमेशा कौन से अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा? शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर। कैपिटल कैंसिल कितना करेंगे? सिर्फ कॉल्ड अप जितना किया उतना कैपिटल कैंसिल करेंगे, बाकी कैपिटल कैंसिल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं मिस्टर ए का 200 मंगवाया 200 ही करना है, आप बाकियों का कैंसिल नहीं करोगे। जिसको बाहर निकाल दो उसका कैपिटल कैंसिल करो। केस नंबर 2 ध्यान देना, मिस्टर बी के पास 300 शेयर थे, फॉरफिट ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी।
मिस्टर बी के पास में 300 शेयर थे जिसको हमने कैंसिल किया। एक तो उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, ये नहीं दिया, और एक उसने फर्स्ट कॉल, ये भी नहीं दिया। मनी शेयर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। अब शेयर को कैंसिलेशन कब किया? फर्स्ट कॉल के बाद। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर हमने शेयर को फॉरफिट फर्स्ट कॉल के बाद किया, अगर मैंने शेयर को फॉरफिट फर्स्ट कॉल के बाद किया, मतलब क्लियर सी बात है, मैं कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी सेकंड केस में? तो आप बोलोगे सर सेकंड केस में कॉल्ड अप वैल्यू पूरी 10 रुपी है, तो कैपिटल पूरा 10 रुपी कैंसिल करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, अपन कैपिटल उतना ही कैंसिल करते हैं जितना कॉल्ड अप हो चुका होता है। यहां पर अपन ने अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर दिया, मतलब फर्स्ट कॉल अभी तक मंगवाया ही नहीं, उसके पहले ही निकाल दिया। और यहां पर हमने इसको मंगवा लिया, इसको मंगवा लिया, मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों आ चुके हैं। तो यहां पर अपनी कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपीज है और सेकंड इधर मेरी कॉल्ड अप वैल्यू 7 रुपी है। तो कैपिटल हमेशा ध्यान रखना, कैंसिल जो होता है इट इज ऑलवेज कैंसल्ड विद कॉल्ड अप वैल्यू। कैपिटल कैंसिल किस पे होता है? हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू पे। और फॉरफिट अकाउंट के अंदर कितना रुपए डिपॉजिट होता है? जितना अमाउंट उसने पे कर दिया और रिफंड नहीं करना है अपने को। दोनों केस में उसने 3 रुपए एप्लीकेशन के दे रखे हैं। अगर मान लो ये वाला पेमेंट भी करता है, 7 रुपी फॉरफिट में चले जाते। जितना अमाउंट उसने पे कर दिया उतना ही अमाउंट अपने को फॉरफिट अकाउंट में डालना है। आई बात समझ में? गेटिंग माई पॉइंट? जितना अमाउंट पे किया टुवर्ड्स कैपिटल। मैं यहां पे एक पॉइंट और जोड़ता हूं, तुम्हारे माइंड में रखना, आगे बताऊंगा क्यों ऐसा बोला मैंने। ठीक है, अब एंट्री पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ाता हूं मैं। अकाउंटिंग एंट्री ऑन फॉरफीचर। तो शेयर कैन बी इशूड ईदर एट पार और एट प्रीमियम। ये तो आपको बताया था, शेयर को कंपनी या तो इशू किस पे कर सकती है, या तो पार पे इशू कर सकती है या प्रीमियम पे। अब एंट्री कैसे होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ कॉल्ड अप वैल्यू। अब यहां पर यह ध्यान रखना, कॉल्ड अप वैल्यू मतलब नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू वैल्यू कॉल्ड पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू वैल्यू कॉल्ड पर शेयर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे किससे? विद कॉल्ड अप वैल्यू से, जितना अपन ने पैसा मंगवा चुके हैं। टू शेयर फॉरफिट विद अमाउंट रिसीव फॉर कैपिटल। जितना अमाउंट अपने को कैपिटल के लिए मिला उसको फॉरफिट में डाल देंगे। टू अलॉटमेंट, जितना अमाउंट अलॉटमेंट विद अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट। यहां पर ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कैपिटल मैं क्यों बता रहा हूं तुमको आगे समझ में आ जाएगा। टू अलॉटमेंट विद अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट, जितना अलॉटमेंट पे नहीं आया। और टू कॉल्स इन एरियर विद अमाउंट नॉट पेड ऑन कॉल्स। यहां पर ध्यान रखना, जब अपन एंट्री करते हैं ना बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अगर अपन ने बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट किया तो यहां फिर कॉल्स इन एरियर आएगा। मेरी बात फिर सुनना, अगर मैंने अलॉटमेंट पे जब पैसा आता है, मान लो एंट्री ऐसे कर दी मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट, मैंने एंट्री ऐसे करी है। इसका मतलब वो जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया वो कहां पे ट्रांसफर कर दिया मैंने? कॉल्स इन अरियर में। तो फिर यहां पे कॉल्स इन अरियर आ जाएगा इंस्टेड ऑफ शेयर अलॉटमेंट। और मान लो मैंने कॉल्स इन अरियर अकाउंट उस टाइम ओपन ही नहीं किया, मैंने सिर्फ एंट्री कर दी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। मेरा ड्यू मान लो 3 लाख रुपए था, मैंने अलॉटमेंट को ड्यू की एंट्री 3 लाख से करी थी, बट अमाउंट आया 250। इसका मतलब मैंने कॉल्स इन अरियर अकाउंट को ओपन ही नहीं किया। तो उस केस में ध्यान रखना, फिर कॉल्स इन अरियर नहीं आएगा यहां पे, फिर यहां अलॉटमेंट ही आएगा। मतलब अलॉटमेंट तभी आएगा जब आपने अलॉटमेंट को ओपन, कॉल्स इन अरियर को ओपन नहीं किया होगा, एट द टाइम अमाउंट नॉट पेड। नॉर्मली मैंने आपको बताया था ना, जब पैसा नहीं आता है अपन क्या डाल देते हैं? कॉल्स इन अरियर में। लेकिन कभी कभी बुक में ऐसी प्रैक्टिस भी फॉलो कर रखी है जहां कॉल्स इन अरियर ओपन नहीं कर रखा है, डायरेक्ट जितना पैसा नहीं आया, अब अलॉटमेंट ड्यू किया 3 लाख से, पैसा आया 2.5 लाख रुपए, मतलब अलॉटमेंट में 50,000 पड़े, तो वो अपन डायरेक्ट अलॉटमेंट में ही डाल देंगे। और टू कॉल्स इन अरियर विद अमाउंट नॉट पेड ऑन कॉल्स। फिर समझ लो, कैपिटल अकाउंट डेबिट विद कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप मतलब जितना पैसा मंगवाया, मैंने अभी आपको बताया था इस केस के अंदर कॉल्ड अप वैल्यू फर्स्ट केस में 7 होगी, सेकंड केस में 10 होगी, पेड अप नहीं बोल रहा हूं मैं। टू शेयर फॉरफिट विद अमाउंट रिसीव फॉर कैपिटल, जो अपने को वापस रिफंड नहीं करना है, नॉट टू बी रिफंडेड। आई बात समझ में? टू शेयर अलॉटमेंट विद अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट एंड विद टू कॉल्स विद अमाउंट नॉट पेड ऑन कॉल्स। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, आप लोगों को एक एग्जांपल करा देता हूं, बुक के अंदर ही है, क्वाइट सिंपल है। देखो तुम लोग समझना, पेज नंबर आ जाओ 8.64 बुक के अंदर। मैं क्वेश्चन यहीं से कराता हूं, तुमको क्लियर हो जाएगा। 8.64 पेज नंबर देखो बुक के अंदर है ना, पेज नंबर है 8.64। फॉर एग्जाम्पल 1000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच।
एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ऊपर वाली सब चीजें पढ़ा चुका हूं, मत पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल 1000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। 1000 इक्विटी शेयर थे, 10 रुपए का एक फॉरफिट किया, क्या नहीं पे किया, क्योंकि फर्स्ट कॉल नहीं आया हमारे पास, नॉन पेमेंट था फर्स्ट कॉल का। द अमाउंट पेएबल वर 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। 3 3 6 2 8 और 2 10। द जर्नल एंट्री फॉर फोरफीचर ऑफ दीज शेयर विल बी एज फॉलोज। अब फोरफीचर की एंट्री क्या होगी तो ध्यान देना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या पेमेंट नहीं हुआ था, नॉन पेमेंट क्या था बच्चों, फर्स्ट कॉल का नॉन पेमेंट था। इसका मतलब ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये नहीं आया है, और ये मंगवाया ही नहीं है अपन ने। नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल का था, ये आ गया है, ये आ गया है, ये नहीं आया है, और ये मंगवाया नहीं है। तो कॉल्ड अप कितना है, 3 + 3 6, 6 + 2 8 एंड द बैलेंस द जर्नल एंट्री। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉल्स इन एरियर मेंटेन होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट किया मैंने, फॉरफिट कितना आ चुका है, 3 और 3 6 रुपए, टू कॉल्स इन एरियर 2000 रुपए। और मान लो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन ही नहीं करता तो फर्स्ट कॉल में पैसा पड़ा रहता, ड्यू फर्स्ट कॉल ही करता और फर्स्ट कॉल में रहता तो कैपिटल टू फॉरफिटेड टू फर्स्ट कॉल। लेकिन तुम ये वाला केस रहने दो भाई और कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हें ध्यान रखना हमेशा कॉल्स इन एरियर ओपन करना ही है अपने को। बुक कभी ये नहीं बोलेगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन, अगर बोला जाए तो ध्यान रखना, वरना अपन कॉल्स इन एरियर हमेशा ओपन करेंगे। आई बात समझ में? नो, अब इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय 8, कैंसिल कर रहे हैं एज 8 हैड बीन कॉल्ड अप एंड शेयर्स आर फॉरफिटेड। अब इसी तरह इलस्ट्रेशन नंबर मैं तुमको 38 बताता हूं, तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी ध्यान से समझना। XYZ Limited issued 5000 equity share ₹10 each at par, payable application पे 2, allotment पे 3, first call पे 3 and second on final call पे 2। 5000 इक्विटी शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक है, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए और सेकंड कॉल पे 2 रुपए। परम वॉज अलॉटेड 40 शेयर। अब एक नया बंदा है कोई परम नाम का, उसको 40 शेयर दे चुके हैं अपन। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अपने को सिर्फ फॉरफीचर पे एंट्री बतानी है। इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, शेयर और फॉरफिटेड। अब बताओ 10 में से क्या हुआ, 2 3 3 और 2। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं तुम्हारे सामने, है ना, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है और 10 रुपए का है। सिचुएशन इस तरह से 2 3 3 और 2, दिस इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, दिस इज ऑन फर्स्ट कॉल एंड दिस इज ऑन सेकेंड कॉल। ठीक है बच्चों, फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड इज शेयर वर फॉरफिटेड। अब परम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर परम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया मतलब कितने पैसे दे दिए, यहां तक सिचुएशन है, तो मतलब कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे सर, कॉल्ड अप वैल्यू तो 5 रुपए, और पेड अप वैल्यू कितनी है, तो मैं बोलूंगा सर पेड अप वैल्यू 2 रुपए है। तो एंट्री कैसे करूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू शेयर अलॉटमेंट कर दूं, या टू कॉल्स इन अरियर, कुछ भी कर दूं। ठीक है ना, कितने शेयर हैं 40, तो 40 × 5 200, पेड अप 80 120 रुपए। ये फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड केस की बात करता हूं, सेकेंड वाले केस पे ध्यान देना। इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ये भी पे नहीं किया, 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 मतलब बताओ कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, तो अपनी कॉल्ड अप वैल्यू है 2 + 3 + 3, 8 रुपये कॉल्ड अप है। तो अब एंट्री कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 × 8 320, पेड अप कितना है, अलॉटमेंट भी पे नहीं किया, कॉल भी पे नहीं किया, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन पे किया, टू शेयर फॉरफिट 40 × 2 80, टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अगर अलॉटमेंट पे ड्यू अलॉटमेंट के अकाउंट में डाला है, तो अगर आप कॉल्स इन अरियर डालना चाहो तो भी क्लियर है यहाँ पे, है ना। तो 40 × 3 120 और 2 कॉल्स इन अरियर, इट इज अगेन 120। गेटिंग माय पॉइंट। अगला बोल रहा है परम डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल, ये भी पे नहीं किया, ये भी पे नहीं किया, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई 10 रुपये। ये भी पे नहीं किया, ये भी पे नहीं किया, मतलब पेड अप 5 रुपये है। तो एंट्री कैसे हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400, नाउ 40 × 10 टू शेयर फॉरफिट। अब कितना होगा फॉरफिट में, 40 × 5 और 2 कॉल्स इन अरियर, वो भी कितना हो जाएगा 200 रुपये।
तो इस तरह अपने को एंट्री करनी है जब शेयर फोरफीचर होगा, ठीक है ना। तो मैं होप करता हूं ये तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह तुम इलस्ट्रेशन नंबर 39 देख लो, वो भी इजी क्वेश्चन है। एयर ड्रॉप लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ₹10 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस एज डिसाइडेड। एप्लीकेशन रिसीव 140 का हुआ, अलॉटमेंट इस तरह से किया, 80 को 80 दिया, 50 को 20 दिया, 10 को अलॉट कुछ भी नहीं किया। अ शेयरहोल्डर हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर एंड वाज अलॉटेड 1000 शेयर, अप्लाई भी 1000 के लिए किया था, अलॉट भी 1000 हुए, अप्लाई भी 1000 के लिए किया था, अलॉट भी 1000 हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, फिर उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। एंट्री देखो, बैंक टू एप्लीकेशन, मेरे ख्याल से ये 2 एंट्री तो तुम लोग कर लेना, ये प्रोराटा वाले केस की एंट्री है। इसका पैसा रिफंड कर दिया हमने 10,000 इंटू 3 प्लस इसमें से भी सरप्लस बच रहा होगा अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट का सरप्लस कैसे होगा, देखो इनने 50 इंटू 3 कितना पे किया, 150, 150 माइनस 60, 20 इंटू 3, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ है ना, प्रोराटा समझा चुका हूँ। तो एक्सेस कितना बच रहा है, 90 एक्सेस है, 20 इंटू 4 80 चाहिए था, 90 एक्सेस है, 10 रिफंड हो जाएगा। तो 10 इंटू 3 और ये इस पर 10 बचा, वो रिफंड हो गया, तो ये रिफंड कर दिया अपन ने। अलॉटमेंट ड्यू किया, अब 1000 शेयर पे नहीं आया, तो 1000 इंटू 4, 4000 रुपये नहीं आए, तो 4 लाख में से एक्सेस कितना आ चुका था, 80 एक्सेस था और 4000 और नहीं आए थे। 80 एक्सेस कहाँ था, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका था 80। अब हमने फॉरफिट किया, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करें कितने से, जितना कॉल्ड अप वैल्यू है। अब कॉल्ड अप कितना है, एक तो ये कॉल्ड अप है, एक ये कॉल्ड अप है, तो 7 कॉल्ड अप है टू अलॉटमेंट टू फॉरफिटेड शेयर्स। आई बात समझ में, इस तरह एंट्री करी हम लोगों ने। तो ये अपना इलस्ट्रेशन नंबर 39 कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग क्या करना, होमवर्क के अंदर अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 40 करोगे। अनसॉल्व क्वेश्चन 40 होमवर्क करना, उसके बाद वाला क्वेश्चन मैं तुमको आगे वाले वीडियो के अंदर कराता हूं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे, 40 तुम लोग होमवर्क डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो इतना काम करना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।